जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षक भर्ती स्पेशल चैनल पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, इसलिए वीडियो कंप्लीट अवश्य देखें। शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है एक पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती है। ऑप्शन है जैव मात्रा पिरामिड द्वारा, ऊर्जा पिरामिड द्वारा, संख्या पिरामिड द्वारा या फिर आयतन पिरामिड द्वारा। साथियों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप सभी ध्यान रखेंगे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जो दक्षता है वह है ऊर्जा पिरामिड द्वारा सर्वोत्तम प्रदर्शित होती है, क्योंकि साथियों किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का जो आरंभ है वह ऊर्जा अर्थात सूर्य से होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। वायुमंडलीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर किसके साथ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है वो है 0.034%। यदि आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन का परसेंट कितना है वायुमंडल में तो बताइएगा 78.3% है। ऑक्सीजन का कितना है 20.99 है। ऑर्गन का कितना है 0.93% है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लें, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति किस सन में बनी थी? 1952 में, 1972 में, 1986 में या फिर 2005 में? साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की थी। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और इसके ठीक 53 वर्षों के बाद एमपी सरकार ने अपनी दूसरी वन नीति वर्ष 2005 में घोषित की थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी वन नीति कब की घोषित? 2005 में। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। ईटाई रोग का संबंध है किससे है? एचजी प्रदूषण, पीबी प्रदूषण, सीडी प्रदूषण या फिर एसई प्रदूषण? करेक्ट आंसर यहां पर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आप सभी जानते हैं जो ईटाई रोग है यह कैडमियम अर्थात सीडी से प्रदूषण से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए जो मिनी माता रोग है ए भैया किससे होता है तो बताइएगा एचजी प्रदूषण अर्थात पारे के प्रदूषण से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। शारदा एक्ट का संबंध है निम्न में से किससे है? बाल विवाह है, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर अनिवार्य शिक्षा? साथियों जो शारदा एक्ट है यह वर्ष 1929 में आया था। ठीक है, और इसका संबंध था साथियों बाल विवाह से। ठीक है, इस एक्ट के तहत साथियों लड़कों की जो आयु थी वह 18 वर्ष है और लड़कियों की आयु 14 वर्ष है निश्चित की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? बुलबुल, कोयल, गौरैया या फिर मधुखोरा? साथियों जो बुलबुल पक्षी के नर व मादा होते हैं वह दिखने में बिल्कुल एक समान होते हैं। ठीक है, और साथियों गौरैया के भी नर व मादा में थोड़ा ही अंतर होता है। गौरैया में क्या होता है, गौरैया पक्षी की जो मादा होती है साथियों इसका रंग नर पक्षी की अपेक्षा अधिक गहरा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम
पारित किया गया था? 1969 में, 1992 में, 1972 में या फिर 1973 में? साथियों, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। साथियों, इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। यदि आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो बताइएगा वर्ष 1992 में आया था, और प्रोजेक्ट टाइगर आया था वर्ष 1973 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। अगला प्रश्न है, पौधों को जिन 2 तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन और पोटेशियम, कॉपर, जिंक या फिर सल्फर। साथियों, पौधों में के समुचित विकास के लिए मुख्यतः 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकतम आवश्यकता की बात करें तो वह है नाइट्रोजन और पोटेशियम। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कई देशों में डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध है, क्यों? बताइए, बहुत सारे देशों में जो डीडीटी है इसके प्रयोग पर प्रतिबंध क्यों है? सबसे पहली बात तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और बहुत सारे देशों ने इस पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया है क्योंकि भाई जो डीडीटी है यह वातावरण में ज्यादा देर तक टका रहता है, अर्थात यह पर्यावरण में नष्ट नहीं होता है, और तथा खाद्य श्रृंखला में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक इसकी सांद्रता क्या है, बढ़ती जाती है। इसलिए इस पर क्या है, रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? साथियों, स्वचालित वाहन द्वारा जो उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह हमारी सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर देती है, जिससे व्यक्ति क्या है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तब बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड। पूछा जाए कितने पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है, तो बताइएगा 5.6 पीएच मान से कम मान वाली वर्षा को। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे बताएं आप सभी लोग। चारों ऑप्शन को आप पढ़ लें जल्दी से और इसका आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर किसके साथ जाएगा। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोपड़ी की दीवारें होती हैं और फर्श होता है उसको गोबर से लीपा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा हो सके। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। फौबारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? अधिक वर्षा वाले, सुनिश्चित सिंचाई वाले, ऊंची नीची भूमि वाले या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही जो फौबारा सिंचाई है इसका यूज उर्वर खावर, टीलेदार और असमतलीय क्षेत्रों के लिए ये सर्वोत्तम विधि है साथियों, और इसमें पानी की 40% तक बचत होती है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं।
जब बैरोमीटर की रीडिंग अर्थात पाठ्यांक अचानक घट जाता है तो यह इंगित करता है कि मौसम, बताएंगे आप लोग। जब बैरोमीटर की जो रीडिंग है वह अचानक घट जाएगी तो बताइए मौसम कैसा होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, और यदि बैरोमीटर की रीडिंग या पाठ्यांक अचानक घट जाता है तो इससे पता चलता है हमें कि जो मौसम है वो बेहद तूफानी होने वाला है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 11 जुलाई, 7 अगस्त या फिर 27 मार्च। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ बी के साथ जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तब आपका आंसर होगा डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सी है? कपास, चाय, जूट या फिर तिलहन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं काली मिट्टी के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल है वो है कपास, क्योंकि कपास क्या है, नगदी फसल है, आप सभी जानते हैं। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है, तब आपका आंसर काली मिट्टी के साथ जाएगा। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए सुनहरा रेशा किसे कहा जाएगा, तो बताइएगा जूट को कहा जाता है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए साथियों भारत में सफेद सोना किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर कपास के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नासिक, नागपुर, पूना या फिर गोवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये साथियों महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो बताइएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गन्ना संस्थान। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कब किया गया था, वर्ष 1986 में किया गया था। ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आप सभी ध्यान रखना। यदि आपसे पूछा जाए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो बताइएगा वर्ष 1974 में। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। नर्मदा के अतिरिक्त जो दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है उसका नाम है सोन नदी या फिर स्वर्ण नदी। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो बताइएगा महानदी को कहा जाता है। पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आपका आंसर नर्मदा नदी होगा। ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? साथियों ऐसी गैस हैं जो कि हमारे वायुमंडलीय तापक्रम में वृद्धि करती हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन साथियों जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। पूछा जाए ओजोन परत का जो क्षय है उसके मतलब कौन सी गैस से ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से हो रहा है, तो बताइएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC से
इससे बहुत हानि हो रही है। पूछा जाए धान के खेत और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो बताइएगा मीथेन होती है। आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। जो भी पॉइंट बता रहा हूं बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से सुनते जाएं या नोट करते जाएं। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका। साथियों महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब भी आपका आंसर होगा एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।